बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हर वो पाकिस्तानी काबिल तरस है जिसकी किस्मत में अपने लीडर्स के लिए लड़ना मरना, जलसे भुगताना, उनको ऐवानों में पहुंचाना और उसके बाद उनसे साबिक हुकूमतों की बुराइयां सुनते रहना लिख दिया गया हो। सियासी जमातों को फ़िरका मानकर डिफेंड करने की रविश कायम हो चुकी है। 3.5 साल पहले इमरान खान साबिक हुक्मरानों की शिकायतें लगाते रहे और अब उनको ज़बरदस्ती निकालकर खुद इक़्तिदार का हिम्मा अपने सर सजाने वाले भी वही काम कर रहे हैं। अभी तक मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के पास अवाम के किसी मसले का कोई हल नहीं है, मगर कारोबार हुकूमत तो बहरहाल चलाना है। अगर मसाइल वही हैं तो तरीक़ाकार नया कैसे हो सकता है? तय हो चुका है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जिम्मेदारी इमरान खान पर डाली जाए और लंबी लंबी तकरीरें करके अपनी नौकरी पक्की रखी जाए। सूरज सवा नेज़े पर चमक रहा है, मगर हुकूमत बदतरीन लोड शेडिंग पर काबू पाने के महज दावों में मसरूफ है। पेट्रोल की कीमत 30 रुपए के हिसाब से अंधाधुंध बढ़ाई जा रही है। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो अपने कपड़े तक बेचने को तैयार थे, शुनीद है कि वही शहबाज शरीफ पेट्रोल की कीमत मजीद 27 रुपए बढ़ाकर अवाम को जीते जी मारने का मंसूबा बना चुके हैं। अवाम की मजीद सुनने से पहले जरा उनके साहबजादे हमजा शहबाज की भी सुन लें। वजीर आला पंजाब बनकर हमजा शहबाज ने कसम तो तोड़ डाली है, मगर बात घूम फिर कर उसी मिसाल की है कि काम के ना काज के। जी हाँ, सिर्फ नाम के वजीर आला अपनी काबीना समेटने दर दर फिर रहे हैं। वो आज आसिफ अली जरदारी के पास पहुंचे और उनकी तसल्लियां करा रहे थे उनको कि आप ये बिल्कुल परेशान ना हो, आपके तमाम जयालों को ऐन मर्जी के मुताबिक वजारतें मिलेगी। वैसे साहबजादे से तो मुझे याद आया कि वजीर आजम के एक और फर्जंद भी तो हैं जिनका नाम है सुलेमान शहबाज। वही सुलेमान शहबाज जिनके आज किसी अदालत ने फिर गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं, मगर वो पाकिस्तान का रास्ता भूल बैठे हैं। अरसा दराज से अदालतों के हाथ नहीं लग रहे हैं, मगर वजीर आजम पाकिस्तान के हर सरकारी दौरे का एक लाजमी जुज जरूर होते हैं। क्यों ना हो आखिर, क्यों ना हो? पाकिस्तान में आखिर उनके बाप की हुकूमत जो है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन लीड्स के साथ मैं आपको आज सीधी बात में खुशामदीद कहती हूँ और आज के पैनल्स में आपके सामने रखूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी हसन खावर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी हाफिज़ तारिक महमूद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं न्यूज़ 1 के, और इसके अलावा अपना प्रोग्राम भी करते हैं, एंकर पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब से थोड़ी देर में हमें हुकूमत ज्वाइन करेगी, जो कि हमेशा की तरह लेट है, फैसले करने में भी लेट है, हुकूमत में आने में भी लेट है, प्रोग्राम में आने में भी लेट है। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी जब वो यहाँ ज्वाइन कर लेंगे मुझे। हसन खावर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम हसन खावर साहब, कैन यू हियर मी सर? ऑल राइट, देयर इज़ सम डिस्टॉर्शन, मैं इसको भी फिक्स कराती हूँ और हम हिना का भी इंतज़ार करते हैं। मीनवाइल मैं हाफिज़ तारिक साहब से आगाज़ कर लेती हूँ। हाफिज़ साहब, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, एज ए करंट अफेयर्स प्रोग्राम एंकर, एज ए डायरेक्टर न्यूज़, आपको सुनने में एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पाकिस्तानी, ये कैसा लगता है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो वालिद साहब हैं शहबाज शरीफ, जो सीएम हैं वज़ीर आला वो बेटे साहब हैं यानी हमजा शहबाज शरीफ, और फिर हमें ये सुनने में मिलता है कि कभी भी उनको जो है अदालतें बुला लेती हैं और FIA पिछले वीकेंड के ऊपर अगर मैं रीसेंट बात करूं तो ऑब्वियसली वो गिरफ्तारी मांग रहे थे शहबाज शरीफ साहब की। व्हाट इफ़ दिस इज़ पाकिस्तान एंड एनीथिंग कैन हैपन। व्हाट इफ़ कि अगर उस दिन जज गिरफ्तारी का हुक्म दे देते तो क्या होता? आपको सुनने में, देखने में ये तमाम तर जो पूरे का पूरा सिनेरियो कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे शेख, तो आपने अपने इब्तिदाइये में जो है ना सारी बातों को समो दिया है। बात दुरुस्त है। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की जो सियासत है उसका अलमिया है कि ये जो मौरूसी सियासत की हम बातें ज़रूर करते हैं कि जी बाप और बेटा और बहन और भांजी और भतीजे, और फिर वही लोग आते हैं। पूरा जो क्रिटिसिज्म था PTI की हुकूमत के ऊपर कि उस्मान बुज़दार साहब जैसे शख्स के हवाले उन्होंने पंजाब कर दिया है, अब वही क्रिटिसिज्म खुद नून लीग के ऊपर कि जी बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला और एक से एक कॉम्पिटेंट आदमी होगा, और अगर नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून कोई एक बांझ पार्टी नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम आते रहे। आर्गूमेंट ये दिया गया जब हमने उनसे पूछा कि जी शहबाज शरीफ साहब को आप क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी कि अगर हमने किसी और को नॉमिनेट किया तो ग्रुपिंग हो जाएगी, तो फैमिली के ऊपर कंसेंसस है।
अब जो दूसरी बात आपने की कि जी अदालतों के अंदर अगर उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को और वजीर आला पंजाब को एक दिन जेल भेज दिया जाए तो क्या होगा, ये भी एक बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ जब हवा बदलती है, फैसले बदल जाते हैं, इदारों के रवैये बदल जाते हैं, ऐसी चीज़ें लाइन के साथ आने लगती हैं कि जब किसी का बेड़ा गर्क होना होता है तो आपको लग जाता है कि सब चीज़ें एकदम से मुखालफत में चलने लग जाती हैं। इस्टेब्लिशमेंट के रवैये बदल जाते हैं, अदालती फैसले बदल जाते हैं, इदारों के रवैये बदल जाते हैं, अचानक से तज्जिए, तबसरे और ख्वाहिशात बदल जाती हैं। लेकिन जो ही हवा का रुख बदलता है तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अब कल जो लोग हमें नून लीग की और पीपल्स पार्टी की बुराइयां बता बता के तहरीक इंसाफ की तारीफों के जो है वो कलाबे पड़ा करते थे, आज वो हमें तहरीक इंसाफ की बुराइयां बता रहे हैं और बता रहे हैं कि जी फला चीज़ कितनी ज़रूरी है। कल जब ये बताया करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी नागुज़ीर है और इन पार्टियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, आज वो ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की ये गलतियां थी जिसकी वजह से मुल्क यहाँ पे खड़ा हो गया, लिहाजा अब इन हालात में ये फैसले करना ज़रूरी है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन और सिनेरियो है। और इससे ज़्यादा जो बुरी बात है वो ये है कि मुझे ना इसमें से उम्मीद का जो अंसर है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर, अपने अंदर वो कम होता जा रहा है। लोगों को लगता है कि अब ये चीज़ें बदल नहीं सकती, हमारे चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो ये ज़्यादा ख़राब बात है कि आपके पास आगे का विजन नहीं है, इन मसाइल से निकलने का हल नहीं है और लगता है कि हम एक ऐसे गर्दाब में फंस गए जिसमें शायद जो है वो हमारे आगे आने वाले जो नस्ल है या हमारे जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। हाफिज़ साहब, आपने वैसे मुझे काफ़ी डिप्रेस कर दिया। वैसे ही शो इतनी डिप्रेशन में स्टार्ट किया था, कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। आपने हौसला देने के बजाय मजीद क्लियरली ये कहा है कि ना उम्मीदी है, विजन ही कोई नज़र नहीं आ रहा। हसन खावर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, आपको आवाज़ आ रही है? सवाल रखूँ आपके सामने? ओके हसन, कैन यू अनम्यूट योर माइक? मे बी योर माइक इज म्यूटेड। जी, मैं अभी कनेक्ट हुआ हूँ, मुझे आपकी आवाज़ अब आ रही है। चलिए, मतलब आप महरूम हो गए जो हाफिज़ तारिक साहब ने पहले कहा था, आपने नहीं सुना। चले, अगर नहीं सुना एक तरह से अच्छा ही हुआ, वरना आप भी मजीद ना उम्मीद हो जाते और आप फिर से वो जो आपने रविश इख्तियार की थी, आपसे मुराद आपकी पार्टी ने, कि आपने हर बुरी चीज़ का मलबा पिछली हुकूमतों पर डालना है। वो जो प्रेसिडेंस आपने सेट किया था, वो प्रेसिडेंस माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत भी आगे लेकर के जा रही है, क्योंकि फ्यूल की जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, बिजली की जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, हर चीज़ जो महंगी हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है एज पर दिस करंट गवर्नमेंट, क्योंकि आप बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे। आप कोई पैसे नहीं छोड़ के गए, आपने गलत मुआहदे किए जिसकी वजह से खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। सर, मुझे ये बताएं बिनिश कि कोई ऐसी चीज़ थी जो सीक्रेट थी? आलमी मंडी में तेल की जो कीमतें थी, जो हमारे पास थी, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, ये तो नेपरा की जो पिटिशंस होती हैं वो पब्लिक होती है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो इनको पता नहीं थी? और आखिर आप मुझे ये बताएं कि पिछले 50 दिन में ऐसी कौन सी क़यामत आ गई? कोई एक चीज़ हो, पेट्रोल आपका 60 रुपये बढ़ गया, डीजल 60 रुपये बढ़ गया, गैस 45% बढ़ गई, घी 380 से 555 हो गया, कुकिंग ऑयल 400 से 600 हो गया, खाद 2400 पे चली गई, मतलब आपकी बिजली आनी बंद हो गई और आप लोगों को 2-2 हज़ार रुपया दे रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी कबूल करें, और ना सिर्फ इसकी जिम्मेदारी कबूल करें, हुकूमत को चाहिए बल्कि पिछले 3.5 साल में जो झूठ लोगों से बोले हैं, क्योंकि दुनिया में जब महंगाई आती थी, जब हम लोगों ने चीज़ें महंगी की और कभी इस लेवल पे नहीं गई, तो तब हर शख्स जो है वो यहाँ पे ट्वीट कर रहा था, अपोजिशन का शोज पे आके कह रहा था कि जी 3 रुपये बढ़ गई, 1 रुपया बढ़ता है तो मियाँ साहब के दिल में दर्द होती है। सारी सियासी बयानबाजी की गई। आज वो मुश्किल फैसले आके सामने खड़े हो गए हैं, मिक्स्ड विद देयर इनकॉम्पिटेंस, और आपके सामने एक क्राइसिस 50 दिन के अंदर मुल्क को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ हम सोच भी नहीं सकते थे। तो हसन साहब, इमरान खान साहब तो कहते थे आपकी पार्टी का गालिबन इनिशियली प्लान भी यही लग रहा था। खान साहब कहते थे कि भाई मैं ऑपोजिशन में आऊँगा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। तो सर, आप इनको टफ कंपटीशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आप पार्लियामान की सियासत का जवाब पार्लियामान में क्यों नहीं दे रहे हैं? सड़कों के ऊपर तो आप अपना वो पावर शो नहीं कर पा रहे हैं। आप वो कहते हैं ना, क्या अंग्रेजी की क्या मिसाल है, व्हाट इट सेज, टिट फॉर टैट। आप इनको वहाँ पर जवाब देना, आप इनको टिट फॉर टैट दें। आपने जो इतनी लंबी चार्जशीट जिस प्रोग्राम में मुझे बताई है, पार्लियामान में जाके, इनके साथ मीटिंग्स में जाके, इनके साथ पार्लियामेंट में बैठ करके इसके ऊपर बहस करें और इनको टफ टाइम दे, किस चीज़ का इंतजार है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपकी जो राय है, ये बहुत सारे शोज पे ये बात हुई, बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद हमें पार्लियामान में जाना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि इस क्राइसिस से, जो पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि कौन किसके साथ खड़ा है और कौन लोग इकट्ठे हैं। यानी कि पहले तमाम जमातें इकट्ठी हुई,
और आज हमारे पार्लियामान में ना जाने के फैसले से जो राजा रियाज को उन्होंने अपोजिशन लीडर बनाकर जो कॉस्मेटिक और शैम डेमोक्रेसी चला रही हैं, वो भी लोगों के सामने पर्दा चाक हो गया। तो जरा एक तो बात यह है कि लोगों के सामने इनका मुकम्मल पर्दा चाक होने दें, ताकि लोगों को नजर आ जाए कि ये अंदर से ये जमहूरी मास्क लगा के अंदर से ये कौन लोग हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी का ये फैसला था तमाम मुशावरत के बाद, तमाम ओपिनियंस कंसिडर करने के बाद, कि हम नेशनल असेंबली में नहीं बैठेंगे, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारा जो मुतालबा है वो फौरी इलेक्शन है, और ये सिर्फ हमारा मुतालबा नहीं है। सर वो ये नहीं हो रहा मैं ना। साथी हैसियत पे भी समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क का मसला है वो सिर्फ एक पूरी मैंडेट के साथ एक लेजिटिमेट न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट विद अ फ्रेश मैंडेट कैन रिजॉल्व इट, और हम उस तरफ जा रहे हैं। और हमारे ख्याल में कि हम जब बाहर आके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, इनको प्रोटेस्ट करेंगे, अदालतों में जाएंगे, इदारों के पास जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, तो हमारे ख्याल में ये बेहतर तरीका है इस वक्त इनका मुकाबला करना। हाफिज तारिक साहब, डू यू थिंक सो कि द आइडिया विच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज गिविंग राइट नाउ इन द शो, आपको ये कुछ आइडिया समझ में आ रहा है? आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जो भी रही सही जमहूरियत है, उसके लिए ये फैसला बिल्कुल ठीक है? और साथ ही एक चीज़ और जोड़ लीजिए, बिकॉज अभी पंजाब के अंदर किसी तरह हमजा साहब ने वो, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि कसम तोड़ के सीएम तो बन गए हैं, लेकिन अभी तक जो मामला है कैबिनेट का वो अटका हुआ है। कैबिनेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है लेकिन पोर्टफोलियोज नहीं आ रहे हैं। विफाक में भी मजबूर है, हाथ बंधे हुए हैं, पंजाब में भी मजबूर है, हाथ बंधे हुए हैं। ये पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है? देखें, जो सियासी फैसले कामयाब हो जाते हैं ना, तो उसके बहुत सारे बाप होते हैं। जो नाकामी हो जाती है वो यतीम हो जाती है। खान साहब ने जब 27 तारीख को एक जलसा किया और जो खान साहब ने नैरेटिव कहा कि एक बैनुल अक़वामी साजिश है, नो डाउट उनका जो अपना वोट बैंक है वो इंटैक्ट हुआ, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। उन्होंने अपने जो सर्वे कंडक्ट करवाए, जो उनको मालूमात हासिल हुई, उसमें यही फीडबैक था कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और उसका प्रेशर भी बढ़ा। मतलब उसका प्रेशर नज़र आ रहा था हुकूमत के ऊपर भी और इदारों के ऊपर भी। मेरा ख्याल ये है कि उस वक्त खान साहब को ये यकीन था कि अगर वो एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत साजी से जिस वक्त ये नो कॉन्फिडेंस से पहले खुद इस हुकूमत का भी ख्याल यही था कि वो फौरी इलेक्शन करा दें। मगर खान साहब की जो नैरेटिव की जो पॉपुलैरिटी थी, उसने इस हुकूमत को मजबूर कर दिया कि वो एक स्टेप पीछे हो और इस वक्त इलेक्शन में ना जाए, क्योंकि अगर इलेक्शन में चले जाएंगे तो उसका पीटीआई को फ़ायदा होगा। खान साहब ने जो इनिशियली अपनी स्ट्रेटजी अपनाई वो इस हिसाब से ठीक थी कि वो समझते थे कि मैं बिल्कुल एग्रेसिव जाऊँ, ऑल आउट जाऊं। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने उस वक्त खान साहब को एंगेज भी किया, वो बार बार आप देखें 2-3 बातें। एक बात मुल्तान में खान साहब ने कही जिसमें उन्होंने कहा जी कि मैं कोर कमेटी का इजलास बुलाऊंगा और ऐलान वहां करूंगा। 2 दिन उन्होंने और बढ़ाए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन उन्होंने कहा कि यार ये टाइम ले रहे हैं, फैसला नहीं कर रहे, अब मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। जो मोमेंटम खान साहब ने जलसों से बनाया था वो मोमेंटम लॉन्ग मार्च में आके टूटा है। एक दूसरा, ये हुकूमत के अंदर क्लैरिटी नहीं थी। इनके पास 2 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन ये था कि इकोनॉमी इस पोजीशन में खड़ी हो गई है कि आप ये सख्त फैसले लें और ये सख्त फैसलों का बोझ उठाएं या फिर इलेक्शन की तरफ जाएं। हुकूमत ने इस ऑप्शन को कबूल कर लिया कि वो सख्त फैसले लेगी, और आपने देखा कि वो उन्होंने पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दिए, अब वो बिजली की कीमतें बढ़ा रही हैं, यानी जो फूड आइटम्स के पैसे बढ़ा रहे हैं। ये जितने सख्त फैसले जिसका सियासी मलबा आ सकता था वो सारे फैसले इस हुकूमत ने ले लिए। तो अब जब तक वो इसको रफू नहीं करेंगे, जब तक इसकी चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, तो उनको इलेक्शन सूट नहीं करता। खान साहब के लिए अब सिचुएशन एक ऐसी हो गई है जहां उनके अपने अंदर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमने पार्लियामेंट का फोरम छोड़ दिया है, हमने बाकी चीज़ें छोड़ दी हैं और इसका नुकसान हो रहा है और इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अब ये देखना ये है कि ये स्ट्रेटेजी कैसी अपनी जो है ना वो रिविजिट करते हैं, क्योंकि अब मुझे फौरी तौर पर इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। अगर फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं होते तो खान साहब कितना प्रेशर बिल्ड करेंगे, कैसा बिल्ड करेंगे, ये कुछ भी हो सकता है। और जब सवाल ये बात आ गई कि जी जब ये जो हसन खावर साहब ने बात की कि जी ये 3-3.5 साल जो अपोजिशन करती रही है कि जी ये पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर, आपको मैं ऑन अ लाइटर नोट बताऊंगा, एक फिल्म के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल था जिसमें वो ये कहते थे कि फलानी जगह पे ये वाकया हो गया है, सैलाब या जलजला है, अगर वजीर आजम जहाज में जाए तो ये स्टेटमेंट देना है कि लोग मर रहे हैं और ये जहाज में घूमते फिर रहे हैं, और अगर ट्रेन में जाए तो ये स्टेटमेंट देना है कि जनाब देखें वहां जल्दी पहुंचने की जरूरत है, ये ट्रेन में जा रहे हैं, 2 दिन के बाद पहुंचेंगे। तो अपोजिशन यही करती है। इस अपोजिशन को भी जब हुकूमत में आया तो आटे दाल का भाव पता चला है, और पहले भी पता होगा, लेकिन अब अंदाजा हो रहा है। तो बहुत सारी चीजों में आपको नजर आता है कि वो लेफ्ट राइट हो रहे हैं।
जब हुकूमत में बैठते हैं सूरत हाल और होती है, अपोजिशन में होते हैं सूरत हाल और होती है। ठीक है जी, मुझे ब्रेक लेना वाकई इस वक्त हुकूमत लेफ्ट राइट है, क्योंकि आई डोंट नो वेयर हिना भट्ट इज। विल ट्राई टू फिगर इट आउट इन द ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। और आखिर वो हुकूमत आ चुकी है जिसका हमें अपने शो में इंतजार था। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, स्पेसिफिकली PMLN को। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हसान खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हाफिज़ तारिक महमूद साहब हैं, एनालिस्ट है, एंकर पर्सन है, न्यूज़ से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। तीनों मेहमानों को एक दफ़ा फिर से मैं खुश आमदीद कहूँगी। एंड फाइनली द पैनल इज़ कम्प्लीट। इससे पहले कि मज़ीद वक्त का ज़िया हो, आपको मशहूर ज़माना एक आते ही डायलॉग जो शहबाज शरीफ साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर बोला, वो था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। उसके ऊपर बहुत तनकीद का सामना उनको करना पड़ा। अभी वो तनकीद ख़त्म नहीं हुई, अभी लोग उस जुमले को नहीं भूले थे कि ताज़ा शहबाज शरीफ साहब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कुछ मज़ीद और कहा है। क्या कहा है आप पहले सुन लीजिए, फिर उस पर बात करते हैं। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे अपने पाँव पे। मैं मांगने नहीं आया हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, मेरी मजबूरी है। अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ऐसे जुमले मजबूरी वाले, मांगने वाले पब्लिकली नहीं बोल सकते। फिर आप कहेंगे आप पे तनकीद क्यों हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे थैंक यू बीनिश, आपने कहा कि वो आखिरकार वो हुकूमत आ गई है जिसका हमें इंतज़ार था। तो बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको भी इंतज़ार होएगा, अवाम को भी इंतज़ार था। 22 करोड़ अपनी 22 करोड़ अवाम को बिल्कुल PMLN और उनके बाकी इत्तेहादियों का इंतज़ार ज़रूर था, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान के अंदर एक ही हुकूमत है, एक ही पार्टी है PMLN जो डिलीवर करते हैं। और आपने शायद देख लिया होगा, कल मरियम बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और उन्होंने PMLN का नया जो स्लोगन है वो लॉन्च किया कि हमने करके दिखाया था और हम दोबारा करके दिखाएंगे। कब करके दिखाएंगे? इंतजार की बात पे हम पहले करें कि अब इंतजार खत्म हो गया, अब PMLN इंशाल्लाह ताला हुकूमत में आ गई है। हमारा नैरेटिव एक ही है, हम सियासी कार्ड से नहीं खेलते, हम इनकी तरह झूठे कोई नैरेटिव नहीं बनाते, हम परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करके दिखाते हैं, डिलीवर करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं शहबाज शरीफ साहब की जब स्पीच देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कोई नहीं है। क्योंकि जिस तरह इस वक्त, जिस वक्त की बात नहीं कर रही, मैं वही कह रही हूँ कि अगर इस वक्त हम लोगों ने अपना सियासी फ़ायदा या नुकसान भी नहीं देखा, हमने अपना शायद वोट बैंक भी नहीं देखा, हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए इस वक्त एक करवा घूंट पिया। हमें भी पता था कि IMF से ये वादा करके आए हैं, हमें भी पता था IMF से ये डील करके आए हैं। जो IMF से ये डील करके आए थे, IMF की जो रिपोर्ट थी जिसमें लिखा हुआ था कि 30 रुपये पर मंथ ये इंक्रीज करेंगे, और जानबूझ के इन्होंने अपनी वो जो कमिटमेंट है वो पूरी नहीं की और ये सब कुछ हमारे पे डालने की कोशिश की। लेकिन हमने ये क्यों किया? बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब चाहे वो ग्रैंड डायलॉग की बात करें, शहबाज शरीफ साहब चाहे टर्की जाए, चाहे चाइना से दोबारा रिवाइवल की बात करें, चाहे हम इन्वेस्टर्स से बात करें, चाहे हम बिजनेस कम्युनिटी से बात करें, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसमें कोई हमें झुकने की बात है। का चुनाव बेहतर हो सकता था। देखिए शहबाज साहब ने बिल्कुल सही बात की कि मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ी, जैसे ग्रैंड डायलॉग पे भी लोग बड़ी इस पे बात करते। आई थिंक that starting from his being the prime minister, starting from his speech, starting from how he met the Turkish people, starting from how he revived the Chinese investment, और अभी भी जैसे शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम औरंगजेब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने माजरत की लोगों से, उन्होंने कहा कि शायद हमारा कसूर नहीं है लोड शेडिंग का, लेकिन हम माजरत करते हैं। ये जो ग्रैंड डायलॉग आप बात कर रही थी, ये ग्रैंड डायलॉग आपने करना किससे? ऑलरेडी 13 जमातें तो हुकूमत के अंदर हैं, ऑलरेडी कोalition गवर्नमेंट, PTI बाहर है, आप PTI को शामिल करना चाहते हैं, PTI से बात करना चाहते हैं? देखिए किससे बात करनी है, या पूरी दुनिया के वजीर आजमों को शामिल करना है? पहली तो बात है, जितने भी स्टेक होल्डर्स इस मुल्क के अंदर हैं, ऑल स्टेक होल्डर्स, हम उनसे बात करेंगे, ऑल बिजनेस कम्युनिटी, ऑल पार्टीज। देखिए मैं आपको बताऊं कि वैसे तो
पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि शहबाज शरीफ साहब का बड़ा बड़ा दिल है कि उन्होंने इनको पीटीआई को स्पेशली ग्रैंड डायलॉग के लिए उनको भी सबको स्टेक होल्डर्स का तो ऑब्वियसली देयर पार्ट ऑफ बट फॉर एग्जांपल जो बयान इमरान खान साहब ने दिया कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, या इमरान खान साहब ने ये बयान दिया कि मैं नहीं हूं तो मुल्क पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा दो, या हमारे एटॉमिक फैसिलिटीज जो है उसको स्टेक पे डालने की बात की, या कल आपने देखा कि इनके पीटीआई के एक बंदे ने खुदकुश हमले की बातें की। ऑल्दो उसको देखा जाए तो ये पार्टी जो है हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है इस मुल्क के लिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा दिल होके सबको इन्वाइट किया, ऑल स्टेक होल्डर्स, सब इदारे, सबको जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको ग्रैंड डायलॉग, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी, स्पेशली फॉरेन में जितने लोग हैं, सब एलिमेंट्स को कि मुल्क में देखिए ना इस वक्त मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है, इस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग। और मैं सिर्फ आखिर में ये बात करूंगी, देखिए 2013 में 2013 में फैसले करने इसमें मुश्किल फैसले क्या थे, I'll get back to you, 2013 में हम जब पाकिस्तान के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, सबसे बड़ा चैलेंज लोड शेडिंग, सबसे बड़ा चैलेंज टेररिज्म, सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी। क्या किया इकोनॉमी को? 5.3 जीडीपी पे हमने एशियन टाइगर्स बन रहा था पाकिस्तान, इन्फ्लेशन 4% थी, 2022 में आपने खत्म किया, 12,000 मेगावाट से 25,000 मेगावाट पे लेके गए। Allow me to say this. नहीं, और 2022 में आपने क्या किया? 2022 में है ना, नहीं ना करें ना, है ना, ऐसा ना करें। This doesn't look nice. 2022 में आपने क्या किया? मैं माजी में नहीं रहती, मैं आगे फ्यूचर में रहती हूँ और हाल की बात करती हूँ। इट्स यू कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, मैं भी आपको बता दूं, आपने सिर्फ कौमी खजाने भरे, आपने पेट्रोल की प्राइस ऊपर, घी की प्राइस ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस ऊपर। देखिए मुझे हसन हम लोगों ने जो किया, आपने क्वेश्चन पूछा, हम लोगों ने क्या किया? शहबाज शरीफ साहब की 6 वीक्स की कारकर्दगी मैं आपको बिल्कुल बता दूं, टर्किश लोगों से मिले, इन्वेस्टमेंट की, सीपेक को रिवाइव किया, हम लोगों ने बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया, आटे पे सब्सिडी दी, आईएमएफ के साथ ये डील करके लेके गए थे। हम अभी दोबारा 18 प्लांट्स इन्होंने बंद किए हुए थे, उनको रीमेंटेन कर रहे हैं, एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट्स वापस कर रहे हैं। हसन साहब, एक बात तो, बाकी सारी चीजों को आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन एक बात ये जो हिना कह रही है कि भाई डील तो आपने की थी, कम से कम आप इस हुकूमत को इस चीज के ऊपर तो क्रिटिसाइज ना करें ना, बिकॉज ये आप ही की डील के ऊपर जो आपने की थी उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बात ये नहीं है, आज ये है कि आईएमएफ के पास, मैं आपके प्रोग्राम पे पब्लिकली कहता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त आईएमएफ के प्रोग्राम की ज़रूरत है। मेरी वाबस्तगी सबसे पहले पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, पाकिस्तान को आईएमएफ प्रोग्राम की ज़रूरत है। हमने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम निगोशिएट किया, दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही थी, पूरा मुल्क इधर था वो सरापा एहतजाज, टीवी पे आके कह रहे हैं जी 3 रुपये बढ़ गई, 4 रुपये बढ़ गई। मुश्किल फैसला किया, खान साहब ने सब्सिडी दी। आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त क्या आज की हुकूमत को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था एक प्रिंसिपल को कि जी इंटरनेशनल प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो आप पास ऑन करें, आप नए टैक्स ना लगाएं जो हमने नहीं लगाए बल्कि टैक्स खत्म किए। मसला ये है कि 3.5 साल के अंदर आवाम से झूठ बोला गया। अब जब आए हैं तो अपने सामने वो फैसले आ गए हैं, वो तमाम के तमाम फैसले जिन पे ये सिर्फ ऑपोजिशन में होने की वजह से क्रिटिसाइज करते थे। स्टेट बैंक का कानून जो था उसको हवा बना दिया, हालांकि मुल्क के लिए अच्छा था। आज स्टेट बैंक के कानून की बात नहीं करते, आज एक हफ्ते में 60 रुपये कीमत बढ़ाने को बुरा नहीं समझते, पहले बिल्कुल कोई और बात करते थे। आपने अगर 3.5 साल इस चीज़ को, इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया कि इंटरनेशनल प्राइसेस पास ऑन नहीं करनी, तो जाहिर सी बात है लोगों ने समझा शायद आपके पास कोई जादू की छड़ी है जो आपने आकर हिलानी है, और अगर नहीं हिलानी तो खुदारा कहीं तो बंद बांधें और सच तो बोले लोगों से। कम से कम ये तो बताइए कि आगे की क्या कारकर्दगी है। मैं ये नहीं कहता कि आप 50 दिन के अंदर आकर मुल्क ठीक कर दें, अगर आपके ख्याल में आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है वो अपनी जगह है, लेकिन जो पिछले 50 दिन के फैसले खुद लिए हैं उनकी जिम्मेदारी तो आपने लेनी है ना। अगर आज बिजली बढ़ाने का नोटिफिकेशन आप करेंगे तो वो तो आपकी जिम्मेदारी में आएगा, वो किसी और में तो नहीं आएगा। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होंगे, अगर रुपया मजीद डी वैल्यू होगा तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी ना, किसी और पे तो नहीं आएगी। और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको घूमने के बाद आपके बिजली के जो मुआहदे हैं, हर चीज तो आपके सामने है, आप ही के लगाए हुए पौधे थे, आज आपको फल दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही। आपने लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसे बिल्ड की कि हम आकर शहबाज स्पीड लगाएंगे, वो शहबाज स्पीड मुल्क की जड़ों में बैठ गई।
आज जो बिजली अच्छी खासी आ रही थी वो नहीं आ रही। फिर वो कहते हैं जी शॉर्टफॉल बढ़ गई है, डिमांड बढ़। भाई डिमांड कैसे बढ़ी? एक तरफ आप कहते हैं तरक्की नहीं हुई, फिर आपकी हुकूमत कहती है 6% ग्रोथ की फिक्र है पिछले साल की, फिर आप कहते हैं बिजली की डिमांड बढ़ गई, लेकिन अभी इनसे आप पूछ ले ग्रोथ हुई है तो कहेंगे ग्रोथ नहीं हुई। तो कोई सर पैर तो होना चाहिए ना आर्गुमेंट का। ऑल राइट, अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। उसके बाद ऑब्वियसली हाफिज तारिक साहब एंड PMLN से दोबारा हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। हिना परवेज भट्ट, हसन खावर एंड हाफिज तारिक महमूद साहब। ना एक सवाल मैं बहुत दिनों से, कल मैं सलमा से भी पूछने की कोशिश कर रही थी पर वक्त नहीं मिला, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप प्लीज़ मुझे इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ सकते, ऑब्वियसली आके करेंगे भी क्या, जो चीज़ें चल रही हैं उसी तरह से चल रही हैं, उनकी सेहत के भी मामला हैं। पर सुलेमान शहबाज तो पाकिस्तान आ सकते हैं। वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ हर सरकारी दौरे पर वहाँ देखे जाते हैं। क्यों? बिनिश, आप, मैं तो समझिए आप मेरे से शायद कोई अंगूठी के बारे में सवाल करने लगी थी। हाय मेरी अंगूठियाँ, वो कर लिया। अच्छा, मैंने कहा शायद ये सवाल पूछ रहा था कि हाँ मैं बिल्कुल सुलेमान शहबाज साहब के स्पोक्स पर्सन जो भी हैं या शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन, उनको ऑन बोर्ड नहीं, वो उनसे पूछें, वो उनका दे विल कम tap them on the show, ask them, they will answer। लेकिन तो मैं ये जरूर कहूंगी, मैं ये जरूर नहीं, वो उनके स्पोक्स पर्सन सुलेमान शहबाज के स्पोक्स पर्सन जरूर इसको आंसर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ बैठ के एक आपको बात कहना चाहती हूँ, कल मैं जवाब नहीं दे रही। कल मैंने रेजोल्यूशन सबमिट कराई है असेंबली में, कल मैंने रेजोल्यूशन असेंबली में सबमिट कराई है। वो जो एक ऑडियो लीक आई थी वो 5 कैरेट की अंगूठी पे कि उस पे नैब के केस होने चाहिए। बनी काला जो है वो हेडक्वार्टर क्यों बन गया है? आप इन्वेस्टिगेट करें, दूध का दूध, पानी का पानी करें, रिपोर्ट लाइए, हम इसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तारिक महमूद साहब नैब केस खुलेगा और इमरान खान साहब जो हेलीकॉप्टर भी यूज करते रहे और भी बाकी केसेस। मैं चाहती हूँ आप इस चीज को सम अप करें। क्या आपको अच्छा लगा कि सुलेमान शहबाज पाकिस्तान तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो मफरूर हैं, ऑफ कोर्स पाकिस्तान को मतलूब भी हैं, वो बाकी सब जगहों पे जा रहे हैं अपने वालिद साहब के साथ? बात चीज़ें ऐसी हैं जो मायूब समझी जाती थी, अब शायद मायूब नहीं समझी जाती हैं। अब तो जो ट्विटर पे तस्वीर शेयर होती है वो खुद मेरा ख्याल है कि उनकी अहलिया ने शेयर की है। अब ये अगर मिलना ही था, ठीक है, उन्होंने अपने वालिद से मिलना है और उनको वो कानूनी पेचीदगी थी, तो उसको ला के और उसको इस तरीके से फ़ख्र से बयान करना, मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा नहीं नुकसान ही हुआ होगा PMLN को। और यही वो चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डुबो देती हैं, यही वो चीज़ें हैं जो आके सियासी नुकसान पहुँचाती हैं और फिर उससे मामला जो है वो बिगड़ते चले जाते हैं। जो बात हो रही थी उससे पहले देखें, सच जो है ना वो जितना जिसको सूट करता है वो उतना बोल रहा है, और आवाम के लिए झूठ इतना ज़्यादा हो गया कि उनको ये तफरीक करना मुश्किल है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या तमाम चीज़ें जो माशी मैदान में थी वो ख़राब की? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये जब अपोजिशन में थी, जो तनकीद करती थी, इनको खुद पता था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो सकती, लेकिन एज अपोजिशन वो तनकीद करते थे, जो अब आके उनको फेस करना पड़ रहा है। अब जो है ये जो पहले चौके छक्के मार लेते थे अपोजिशन में बैठ के, जी महंगाई हो गई, फला हो गया, चीजें हो गई, अब इनको जवाब देना होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खान साहब को जवाब देना पड़ा जब वो इक्तिदार में आए, क्योंकि खान साहब जब इक्तिदार में आए तो ऐसी उम्मीदें थी कि खान साहब आएंगे और एक बिल्कुल बदला हुआ पाकिस्तान होगा, करप्शन से पाकिस्तान, मजबूत इदारों का पाकिस्तान, जहां पे जो है ना आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब खान साहब इक्तिदार की कुर्सी पर आके बैठे तो लोगों को पता चला कि कोई फर्क नहीं है, और अगर कोई जितना फर्क लोग समझते थे उतना नहीं आ सका। यही हुकूमत जो अब बनी है, ये अपोजिशन में जो कह रही थी कि जी महंगाई से मर गए लोग, लोड शेडिंग से मर गए, अब इनको जवाब देना होगा। बात अंगूठियों से, फरागोगी से, पीरनी बुशरा बीबी से आपको आगे ले जानी होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खान साहब 4.25 साल तक करप्शन करप्शन, चोर चोर, डाकू डाकू कहते रहे, लोगों के कान पक गए। थोड़े दिनों के बाद इनके भी लोगों के कान पक जाएंगे। भाई जिसने खान साहब की कैबिनेट के अंदर या इमरान खान साहब ने भी अगर कोई करप्शन किया, आप लाए टांगे। इस तरीके से करके सिर्फ मीडिया के ऊपर शोर शराबा मचाया, शहजाद अकबर साहब ब्रीफ केस बंद किया, मुल्क से बाहर चले गए। ऑडियो लीक आई है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जब PTI हुकूमत में थी हम उनको याद दिलाते रहे कि आप लोग हुकूमत में हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अब हम PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को याद दिलाते रहते हैं अपने हर प्रोग्राम में कि आप हुकूमत में हैं, आपने हमारे सवालों के जवाब देने हैं। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।